और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जहां नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अधिकार में वोटर लिस्ट का नियंत्रण, वोटर लिस्ट में नाम ना होने से नागरिकता खत्म नहीं और नागरिकता पर कानूनी स्थिति में कोई भ्रम नहीं। पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या ये साफ तौर पर इस टिप्पणी के बाद समझ लिया जाए कि जिनके नाम कटे हैं या वोटर्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो कि लिस्ट में नाम ना होना नागरिकता खत्म होना नहीं है? और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन सिर्फ मतदाता सूची तक ही सीमित है। जो कानून है, बिल्कुल सुरभि, देखिए जो कानून है उसमें स्थिति स्पष्ट है कि अगर नागरिकता की बात आती है तो वो होम मिनिस्ट्री तय करेगी। और इस मामले में चूंकि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो ये चेक कर सकता है कि अमुक व्यक्ति नागरिक है या फिर नहीं है, और इन स्थितियों के बाद अगर वो सूची से नाम हटाता है तो ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो होम मिनिस्ट्री द्वारा की जाएगी। और यही वजह थी कि जस्टिस जॉयमाला बागची ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चुनाव आयोग के जो ट्राइब्यूनल हैं उनकी ओर से अगर कोई फैसला दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस फैसले के बाद किसी भी तरह की जो सरकारी योजना है उससे संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं हटाया जा सकता या उन्हें रोका नहीं जा सकता कि आप इस का लाभ नहीं लेंगे। और इन स्थितियों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कानून में स्थिति स्पष्ट है और ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्राइब्यूनल फैसला देती है तो उसके बाद चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए ये संबंधित जो दस्तावेज हैं वो जो होम मिनिस्ट्री है उसको भेजेगी और उसके बाद होम मिनिस्ट्री इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। तो ये स्थितियां पहले से स्पष्ट हैं। बस ये है कि चूंकि इस मामले पर जो वकील थे शंकर नारायण, उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर लोगों को जो लाभ सरकारी योजनाओं का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण दे दे और स्पष्ट कर दे कि आखिर कानून क्या है। तब जस्टिस सूर्यकांत यानी कि जो सीजीआई हैं उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में पहले से स्थिति स्पष्ट है और किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। जी सुरभि। पीयूष ने बताया सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में। फिलहाल अगली सुनवाई इस मामले पर अब होगी 25 अगस्त को। ईरान पर बड़े हमले जारी हैं। पहली बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, जहां ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले हुए हैं। बता दें, इन हमलों में ईरान में पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बड़े हमले किए गए। अब अमेरिका की कहुरिस्तान पुल पर बमबारी, बंदर अब्बास ला रूट पर यह हवाई हमला। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। तो इन हमलों में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई रूट है, वो जगह जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जिस तरीके से ईरान नजर बनाए रखता है, कंट्रोल करता है, उसी पूरे रूट को अब अमेरिका टारगेट कर रहा है। अब अमेरिकी हमले में कहुरिस्तान पुल को तबाह किया गया, जहां अमेरिकी हमलों में पुल कैसे बर्बाद हुआ उसकी तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का होर्मुज़गान पर भी बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में पुल को काफी नुकसान पहुंचा। अब होर्मुज़गान बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ा समुद्री नेटवर्क है ये, और ईरान का समुद्री नेटवर्क मतलब तेल, एलएनजी और कमर्शियल जहाजों के लिए इंपॉर्टेंट रूट। क्योंकि यहां से आवाजाही होती है, इसलिए अमेरिका अब सीधे इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है। अब अमेरिका का ईरान शहर में बड़ा हमला, जहां ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। इन अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अमेरिकी फाइटर जेट ने बॉम्ब बरसाया। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर। तो अमेरिका का हमला, ईरान में त्राहिमाम, क्योंकि सिविल इंफ्रा को ध्वस्त किया गया है। लगातार 6ठे दिन हो रहे प्रहार की आज की बड़ी खबर है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 10 घायल। ये पहली बार है जब नागरिक ढांचे पर हमले हुए हैं, जिसमें रेल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्ट
टारगेट किए गए। साथ ही एनर्जी इंफ्रा पर भी बमबारी हुई। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया। बुशर नेवल बेस पर तबाही को लेकर खबर है। मकसद साफ है, जहां ईरानी अर्थव्यवस्था को इन हमलों के जरिए अमेरिका बर्बाद करना चाहता है, यहां तक कि सिविल हमलों से ईरान को झुकाना चाहता है। हालांकि ईरान की भी चेतावनी इन हमलों के बाद सामने आ चुकी है, क्योंकि अमेरिकी हमले वॉर क्राइम और विध्वंसक जवाब देने की ईरान की तैयारी। वहीं ईरान के रेलवे स्टेशन पर हमले की एक और तस्वीर। ये बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी को लेकर खबर है और अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। देर रात हुए हमलों की और तस्वीर। अमेरिका का बुशर पर बारूदी हमला। ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया। एयरबेस पर ही मिसाइल दागी गई। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहां पर सैन्य और बंदरगाह ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान की ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य क्षमता के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि अमेरिका ने बुशर पर भी हमलों को अंजाम दिया। अब चाबहार, जहां अमेरिका के चाबहार पर अटैक को लेकर खबर। चाबहार पर अमेरिका की बड़ी बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है। और जिस पैटर्न को फिलहाल अमेरिका अपना रहा है, उससे साफ है कि किस तरीके से उसकी नेवल एसेट्स के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अमेरिका इन हमलों में ध्वस्त कर रहा है। उससे साफ है कि समुद्री हर मार्ग पर, यानी अलग अलग द्वीप पर अमेरिका हमले कर रहा है। अब फिलहाल अमेरिका के ऑपरेशन ब्रिज की एक डिटेल सुना आपके सामने रखते हैं। बंदर अब्बास, यहां पर क्या हुआ? बंदर अब्बास में खमीर लाल मार्ग ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया। यानी उन तमाम मोबिलिटीज के रूट को कट किया जा रहा है, जिसमें साफ है कि किस तरीके से हमले में कलमेटली पुल भी टूट चुका है। कोहरिस्तान, जहां पर लार मार्ग पर 2 पुल टारगेट किए गए। खमीर काउंटी भी एक जगह है जहां केशर रूट पर पुल को ध्वस्त किया गया है। लारिस्तान मारू गांव के पुल पर यह बमबारी हुई है। साथ ही हॉर्मुज़गान, जहां पर रेलवे ब्रिज पर विस्फोट हुआ है। मकसद साफ है, जहां ट्रेड और सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। अब युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हो रहे इन हमलों के बीच सबसे बड़ी चोट ईरानी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की अमेरिका इन हमलों से कर रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, यही वजह है कि दर्शक समझ सकें, लगातार हो रहे हमलों के पैटर्न को लेकर हम सवाल क्यों करते हैं। दबाव बनाने की कोशिश है, समझ आता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल की बात जब आती है तो ये जो अलग अलग द्वीप है जहां से IRGC और ईरान ऑपरेट करते हैं, यही वजह है कि अमेरिका इन्हें टारगेट करता आया है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या ये मान लिया जाए कि ये जो शोक सभा के दौरान एकजुटता दिखाई गई थी, लोगों का जो एक मैसेज दिया गया था, आज लोग इन हमलों से सफर करें, इसीलिए इन जगहों को टारगेट किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पिछले समय मतलब फरवरी और मार्च में जंग चल रही थी, उस वक्त अमेरिका में युद्ध के खिलाफ उनके अपने भी लोग थे, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन जब अमेरिकी जनता, अमेरिकी राजनीतिक दलों ने ये देखा कि कैसे करोड़ों लोग अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक के समय विदाई दे रहे हैं और उन सब के मन में जो है अमेरिका विरोधी भावना कैसी है, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कैश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देख लो, ये है असली ईरान जिसके लिए अमेरिका में आंसू बहाए जा रहे थे या बाकी दुनिया में लोग, मानवाधिकार के समर्थक लोग रोए जा रहे थे। ये असली ईरान है, इससे आप कैसे डील करोगे? और यही उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात हुई। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास बॉम्बिंग करेंगे, वो मास बॉम्बिंग नहीं करने जा रहे। लेकिन वो बॉम्बिंग क्या कर रहे हैं? वो बॉम्बिंग कर रहे हैं मिलिट्री साइट्स को, जिसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, और इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि ईरान का जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता है, वो घुटने पर आए, ऐसा अमेरिका का मानना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 10-20 पुल या बंदरगाह या एयरपोर्ट के टूटने से, खत्म हो जाने से ईरानियन रिजीम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने घुटने टेकेगा। यूएई पर ईरान के उस बड़े हमले को लेकर खबर है जहां अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरान के इन हमलों से 3 इमारतें तबाह हो गई और सैटेलाइट तस्वीरें तबाही इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई, जहां यूएई पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। 3 इमारतें इस ड्रोन हमले में ध्वस्त। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 और तेज हो गया है। कतर पर ईरान ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है और अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अल उदीद एयरबेस के सेंटर पर यह अटैक है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक। अब कतर, यूएई के अलावा कतर में भी
हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां जहां यूएस सपोर्ट सिस्टम, उन्हीं जगहों को ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। ये एक और खबर है, इरबिल पर मल्टीपल ड्रोन अटैक, जहां ड्रोन हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। यूएई, कतर और अब इरबिल पर भी मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए हैं। एक और जगह वो है बहरीन, जहां ईरान ने बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया और इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई। बहरीन में अपाचे हेलीकॉप्टर से एक्शन हुआ। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ईरान के बंदर अब्बास में बड़ी बर्बादी को लेकर खबर यह है कि बंदर अब्बास में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। पावर प्लांट पर अमेरिका ने वार किया है। अमेरिकी हमले के बाद कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। बंदर अब्बास में भीषण बमबारी को लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि टारगेट क्यों? व्यापार का ये सबसे बड़ा केंद्र है और ईरान का बड़ा सैन्य बेस भी है। सामरिक रूप से बहुत महत्व रखता है। जबकि कहां पर हमले हुए हैं? जहां कम्युनिकेशन टावर हो या रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन हो या सड़क नेटवर्क, नेवल पोर्ट, सबको टारगेट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमले से हुए नुकसान के बारे में ये साफ है कि बुनियादी सुविधाएं खत्म करने की कोशिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली भी नहीं है और कई लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान का ये बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान तबाह और कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को भी मार गिराया गया है। हमने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। اسمع هاي ثالثة वहीं बहरीन में ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी, एक के बाद एक कई धमाके। इन हमलों के बाद उठा धुएं का गुबार। तो बहरीन में हो रहे हमलों के बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बमबारी की तस्वीर आपने देखी। अब ईरान ने अमेरिकी हमलों का कैसे जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। बहरीन में लगातार हो रहे हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से, जहां ईरान ने बहरीन में एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। अब कतर में ईरान का विध्वंसक हमला। कतर के आसमान में जोरदार धमाके हुए। एयर डिफेंस ने हमले रोकने की कोशिश भी की, हालांकि आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद धमाके हुए और एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए हैं। वहीं कतर में हमले का एक और वीडियो सामने आया। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को गिरा दिया। 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त कर दिया गया। अब ईरान के टारगेट 6 देश कैसे थर्रा उठे, क्योंकि यहां अमेरिकी बेस है। सबसे पहले बहरीन के बारे में सुनिए। अल साखिर एयर बेस पर ड्रोन अटैक। 8 अटैक ड्रोन से बेस पर हमला हुआ। अल साखिर बेस के हैंगर पर अटैक हुआ, निशाने पर P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट। इसके बाद कुवैत, जहां यूएस रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार को नष्ट किया गया। जॉर्डन, अमेरिकी बेस को टारगेट पर मिसाइल दागी गई है। कतर, ड्रोन और मिसाइल से एयर स्ट्राइक की गई। इराक, इरबिल में अमेरिकी बेस पर बमबारी। जबकि यूएई, अबू धाबी की 3 इमारतों को तबाह कर दिया गया। मनीष, आज इन हमलों पर के बाद यही सबसे बड़ा रीजन था। सच में आपसे कहती थी कि अमेरिका की मौजूदगी ही इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी असुरक्षा बन रही है। क्या ईरान लगातार इन हमलों के बाद अमेरिका पर कोई दबाव बनाने में कामयाब रहा? ये इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि 2 दिन सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई। समुद्री घेराव अमेरिका की तरफ से हो चुका है। एयर सुप्रीमेसी के तहत भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि अब अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? इंटरमिटेंट तरीके से हमले अलग अलग द्वीप पर जारी हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा वार हो सकता है अमेरिका की तरफ से अब? देखिए, एक बात तो है कि इसके बावजूद कि इराक ने मध्य पूर्व के देशों के हमलों का दायरा बढ़ाते हुए अब वो हमले सीरिया तक करने लगे, या फिर आपने इराक में इरबिल का जिक्र किया, उन सब जगह पर हमले हो रहे हैं। कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तो हमले हो ही रहे थे रोज। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फरवरी मार्च में जो पैनिक था मिडिल ईस्ट कंट्री में या अमेरिका पर जो दबाव था, इस बार वो दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। उससे मुझे ये लगता है कि इसके बावजूद कि ईरान दावा कर रहा है कि हम जॉर्डन पर इतना भयानक अटैक कर रहे हैं, या हमने एक बहरीन के 5th फ्लीट को तो पता नहीं वो दिन में 3 बार तबाह करते हैं। मुझे बार बार याद आती है हिंदी फिल्म का वो डायलॉग कि एक ही जान है कितनी बार लोगे,
तो ये बहरीन के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को कितनी बार तबाह करेंगे पता नहीं। लेकिन अमेरिका दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा है, ना डोमेस्टिक ना मिलिट्री वाइज। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में एक लार्ज स्केल का जो है सो ऑपरेशन करेगा, स्ट्राइक करेगा, और वो उसकी इंटेंसिटी ठीक वैसी ही होगी आपको जैसे फरवरी मार्च में आप देख रहे थे। अमेरिका लगातार हमलों के वीडियो जारी करते हुए भी बड़े दावे कर रहा है। तस्वीर दिखा देते हैं, सेंटकॉम ने हमले का लेटेस्ट वीडियो जारी किया है और सेंटकॉम की तरफ से जारी हो रहे इन वीडियो से ये साफ है कि अमेरिका किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है और कैसे ईरान में लगातार न सिर्फ अलग अलग द्वीप बल्कि अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान में जल्द अच्छा परिणाम दिखेगा और हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ी सेना है। हम वेनेजुएला में जीते, ईरान में भी जीतेंगे। तो क्या वाकई आर पार के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बयान ईरान से जंग जीत को लेकर है। हालांकि इसके मायने ये हैं निर्णायक हमले संभव है, जिसको लेकर अभी मनीष से सवाल किया। अब बहुत जल्द अंजाम देखेंगे, मतलब विध्वंसक स्ट्राइक का ये संकेत है। जबकि ईरान जल्द हार जाएगा, मतलब आगे महायुद्ध होने की आशंका है। जबकि ईरान समझौता चाहता है, तेहरान को झुकाने की ही ये कोशिश है। लेकिन अब अमेरिका को ईरान बारूदी जवाब भी दे रहा है। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी है। अमेरिकी ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया, रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार नष्ट कर दिए। अब कुवैत की तस्वीर। कुवैत पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद जोरदार धमाका हुआ। अब आज की एक और बड़ी खबर और यह है ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग पर बड़ा दावा। जहां ईरान मुद्दे पर ट्रंप से नेतन्याहू मिलना चाहते हैं, ट्रंप ने नेतन्याहू को मिलने का वक्त नहीं दिया है। तो ये एक और बड़ी खबर है। जांच के इस हालात में सवाल यही कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नहीं मिल रहे, क्यों उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, जहां ईरान मुद्दे पर ही नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते हैं। क्या नेतन्याहू से नहीं मिलना चाहते हैं ट्रंप? ये सवाल करूं मनीष आपसे, उससे पहले खबर, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात होने की जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मुलाकात चाहते थे, ट्रंप के अंकारा से आने के बाद मीटिंग चाहते थे और ईरान मुद्दे को लेकर ही ट्रंप से मुलाकात करना चाहते थे। ये फिलहाल इजरायली मीडिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने कहा मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है। अब यह भी जानना जरूरी है कि 1.5 साल में ट्रंप से नेतन्याहू की 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हर बार कुछ घंटे तय होती थी मीटिंग। 2 हफ्तों से गुहार लगा रहे हैं लेकिन ट्रंप मिलने का वक्त नहीं दे रहे। बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं? क्या ट्रंप नेतन्याहू में अब मतभेद और ज्यादा बढ़ चुके हैं? लेकिन एक और बात मनीष, कल जब हम जेडी वेंस को लेकर भी सवाल कर रहे थे तो आपने कहा था ये ना सिर्फ महज प्रोजेक्शन होता है। क्या यहां भी कुछ फ्रेम आउट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे क्योंकि उनके परम प्रिय मित्र सीनेटर लिंडसे ग्राहम की जो मौत हो गई थी, तो उनके मतलब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनको जाना था। लेकिन वो अब पोस्टपोन हो गया है, कुछ दिनों बाद होगा। तो हो सकता है उस समय जब वो अमेरिका जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इसको आप ऐसे भी देखें कि अभी ट्रंप और नेतन्याहू का नहीं मिलना दरअसल इन दोनों के लिए अच्छा है। अभी तक क्या होता था कि ट्रंप जब ईरान पर हमले करते थे तो अमेरिका में उनके भी पार्टी के लीडर कहते थे कि नेतन्याहू आपका मास्टर है, आपका मालिक है, वो जो कहता है वही आप करते हो। आज की तारीख में कम से कम ये कोई नहीं कह रहा है ट्रंप को कि आप इजराइल के दबाव में, नेतन्याहू के दबाव में स्ट्राइक करो। सब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब ट्रंप की लड़ाई है, ये लड़ाई अब नेतन्याहू की लड़ाई नहीं है। बल्कि ट्रंप ने इंश्योर किया कि इजराइल इसमें नहीं कूदे ताकि हम अकेला लड़ें। तो अच्छा, इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल को तो ईरान, कमजोर ईरान चाहिए। इजराइल में कोई, ईरान में रिजीम चेंज चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इजराइल की जगह अमेरिका वो कर दे। लेकिन साफ है कि अभी फिलहाल ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि TV9 के सवाल पर कॉकरोच पार्टी फाउंडर अभिजीत दिप्के की सफाई। धरने पर खुद ना बैठने के सवाल पर दिप्के बोले सोनम ने खुद अनशन का फैसला किया है और सोनम वांगचुक को जबरन बिठा सकते हैं क्या? सोनम दिमागी रूप से बहुत मजबूत हैं। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर दिप्के ने बात की।
बताइए अभिजीत कि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान हट जाते हैं, रिसफलिंग होती है तो कोई और बन जाएगा, तो क्या ये नीट पेपर लीक बंद हो जाएगा? आपको लग रहा है क्या व्यवस्था में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? कोई उसका मसौदा है कि चेंज किया जाए? और क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा सोनम सर की जान से ज़्यादा हो सकता है? सर अब TV9 में काम करते हैं, आप एक बार खबर गलत चला दो, आपको ऊपर से डांट पड़ेगी। बिल्कुल पड़ती है। दूसरी बार चला दोगे क्या होगा? नोटिस हो जाता है। तीसरी बार करोगे क्या होगा? निकाल देंगे। तीसरी बार करने पर निकाल देंगे। पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर दी है। प्रधानमंत्री ने डांटा धर्मेंद्र प्रधान को? नहीं डांटा। वो क्या कह रहे? कमेंडेबल वर्क। उनके बर्थडे के दिन ट्वीट करा था। 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी, इतने सारे पेपर लीक्स के बाद भी प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या चल रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आप गलती करोगे आपके चैनल से आपको निकाल दिया जाएगा, तो ये मंत्री कौन से देवता है? ये जब गलतियां करते तब उनको क्यों नहीं निकाला जाता? जब एक मंत्री की कुर्सी चली जाएगी ना गलतियों की वजह से, तो एक मैसेज चला जाएगा पूरे कैबिनेट में कि भाई अगर गलती होगी तो मेरी कुर्सी जाएगी। और जब ये डर इन लोगों के अंदर बैठेगा ना, तब देखिए ये लोग खुद कैसे ठीक से काम करना शुरू करेंगे। आज इनके मन में वो डर नहीं है सर, जो मन आपके डर में ना, इसलिए आप सही से रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है सही से रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो निकाल देंगे। ये मंत्रियों में वो डर नहीं है, वो डर बिठाना ज़रूरी है सर। आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को एक मार्च यहाँ से निकाला जाएगा, आपको उम्मीद है कि यहाँ से जाने दिया जाएगा? अगर वहाँ से गए तो वापस आने दिया जाएगा? क्योंकि आमतौर पे ये होता है जब सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, तो नई दिल्ली में एक भी प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। उसको लेकर क्या अप्रीहेंशन है आपकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खुद हमारे साथ आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खुद आ रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है इसमें? और जो संसद है वो ना सिर्फ हमारे वोट से चलती है, वो जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो हमारे वोट से बैठे हुए हैं। तो संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है। टैक्स पेयर्स के पैसे से तो चलती है ना, तो हम क्यों अपनी बात नहीं रख सकते वहाँ पर? आखिर में जाते एक छोटा सवाल पूछूंगा, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई अभिजीत के क्यों नहीं बैठे, बुजुर्ग को बिठा दिया, उनको क्या जवाब देंगे भूटान पे? 60 साल के इंसान है वो, छोटे बच्चे नहीं है जो उनको कोई मतलब ऐसा बिठा सकता है। वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं बैठे, क्योंकि पूरी मुहिम आपकी है। मेरा जो था, मेरा प्रोटेस्ट करने का प्लान था। सर ने कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा, और सर ने खुद डिक्लेयर करा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने सर को ज़बरदस्ती बिठाया, मैंने सर को मैनिपुलेट करके बिठाया। एजुकेशनिस्ट है वो इंसान, साइंटिस्ट है वो इंसान। क्या आपको वो इंसान इतना ये लगता है कि वो मैनिपुलेट हो जाएगा? 30 साल के बच्चे से एक 60 साल का इंसान मैनिपुलेट हो जाएगा? अगर आपको ये लगता है ना, आप उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। आप अगर सोनम सर से पूछोगे, आप उनको बोलिए अनशन तोड़ने, वो आपको भी डांट देंगे। वो कहते हैं मेरे को क्यों अनशन तोड़ने को कह रहे हो? सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 20 तारीख को और जोर से करेंगे। उनका तो वही है, वो मुझे भी वो करे यार, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? 20 तारीख की तैयारी करो। सुबह में देख रहा था बाथरूम में ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो उस दिन प्रोटेस्ट को लेकिन बुझा पाएंगे 20 तारीख को? उसके बाद भी वो डिटरमाइंड है, उसके बाद भी बिकॉज कर पाएंगे 20 तारीख को? मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सर। मतलब मैंने ऐसा बंदा तो अपनी लाइफ में नहीं देखा मैंने। बड़ी खबर है, एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम बदला गया है। एनडीए संसदीय दल बैठक का नाम होगा अब मंगल मिलन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां देखिए हालांकि किस आधार पर यह फैसला लिया गया है इस बारे में आगे जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब बैठक का नाम होगा मंगल मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं। 10 कोच वाली ये ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशन के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। मैं आपको ट्रेन के अंदर की तस्वीर और यात्रियों से बात भी करवाता हूं, जहां बताने की कोशिश करता हूं कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैम, एक तरीके से पहली बार आप लोग ट्रैवल कर रही हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज़्यादा, हम बहुत खुश हैं आज। और हमारे जींद रियासत को इतना ऊंचा कर दिया मोदी जी ने, और सबसे बड़ी ट्रेन चलाई है। हम तो फूले नहीं समा रहे भाई। जो हाइड्रोजन ट्रेन हमारे हिंदुस्तान में पहली दफ़ा चल रही है, वो जींद से चल रही है, हमारे शहर से चल रही है। हमारे लिए गर्व की बात है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि, और साइंस के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके हम और आप गवाह बन रहे हैं।
हरियाणा में पीएम मोदी के दौरे से पहले स्वच्छता ही स्वागत अभियान चलाया गया। इसके जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जन जागरूकता का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले राज्य में कई जगहों पर स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया गया। इसके तहत शहरों में रास्ते साफ किए गए। ये स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा है, जिसमें आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। अभियान के तहत हरियाणा के फतेहाबाद में भाटिया धर्मशाला रोड पर टोहाना में भी स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत सफाई की गई। नगर मंडल टोहाना की टीम और लोगों ने इलाके की सफाई की। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक पूरे हरियाणा में चलाए गए इस विशेष अभियान का मकसद पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो जो मोदी जी हरियाणा की भूमि पे आए, एक बार फिर से स्वच्छता का अभियान गति पकड़े, इस हेतु से हमने यहाँ सफाई अभियान शुरू किया और आसपास के दुकानदारों और यहाँ के नागरिकों से मिलकर के एक बात को तय किया है कि भविष्य के अंदर पूरे शहर में, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों का कहना है कि स्वच्छ वातावरण केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। हम सभी को स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर सुंदर और स्वस्थ हरियाणा के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। स्वच्छता से स्वागत अभियान की सोच सीधे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अभियान का मकसद देश में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था विकसित करना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इससे पहले गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही स्वच्छता अभियान चलाया गया।